प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज 3 जिलों के दौरे पर रहे, जहां बलिया पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व पीएम चंद्रशेखर की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही 750 महिलाओं को टूल किट का वितरण भी किया। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, महाराष्ट्र और गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर तक, नेपाल से लेकर बांग्लादेश तक ऐसा कोई स्थान नहीं जहां चंद्रशेखर के प्रशंसक नहीं। वहीं दूसरी ओर चंदौली और पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि खेती की वजह से चंदौली की पहचान बनी। चंदौली में मेडिकल और बड़े बड़े हाईवे का निर्माण हो रहा है। सत्तर वर्ष में 12 मेडिकल कॉलेज, मात्र राजकीय मेडिकल कॉलेज बन पाए थे प्रदेश में। और भाइयों बहनों, 2017 से लेकर के 2022 के बीच में विगत 5-5.5 वर्ष के अंदर हम लोग प्रदेश के अंदर 35 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। 35 समय पे अगर जमीन मिल गई होती तो इन 35 में से एक मेडिकल कॉलेज आपके बलिया को भी मिल गया होता, लेकिन जमीन न मिलने के कारण हमेशा बलिया उससे छिनता रहा। और मैं फिर आह्वान करूंगा, हमें टॉप प्रायोरिटी पे इसको लेना चाहिए, क्योंकि बलिया का मतलब क्यों बलिया नहीं होगा। बलिया का मतलब बलिया और आसपास के क्षेत्र के लोगों के साथ साथ बिहार के लोगों को भी उस स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिलेगा। और उत्तर प्रदेश को इस दिशा में अपनी नेतृत्व की भूमिका के साथ आगे आना ही चाहिए। चंदौली जनपद उत्तर प्रदेश का एक कृषि उत्पादक जनपद है। खेती किसानी के कारण इस जनपद की अपनी एक पहचान है। जनपद ने अपनी इस पहचान के माध्यम से देश और दुनिया में अपने को और उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। और यही कारण है अपने स्वयं के पुरुषार्थ से प्रदेश और देश को पुरुषार्थी बनाने का यह अभियान किस कदर आगे बढ़ा कि बाबा कीनाराम और अवधूत भगवान राम का आशीर्वाद भी इस धरती को निरंतर प्राप्त हुआ। उनकी साधना भूमि के रूप में इस जनपद को देश और दुनिया में एक नई पहचान मिली। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। सीएम से अपनी समस्याओं की फरियाद सुनने करीब 1000 लोग पहुंचे, जिसमें करीब 800 लोगों की शिकायतों को सीएम ने खुद सुना, जबकि अन्य के प्रार्थना पत्र अधिकारियों ने लिए। इस दौरान किसी ने मुख्यमंत्री से इलाज के लिए मदद मांगी तो किसी ने जमीन पर कब्जे की शिकायत की। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को दुलार करते हुए भी नजर आए। उन्होंने एक एक कर सभी की समस्याओं को सुना और सभी को मदद का भरोसा दिलाया। और अगली खबर लखीमपुर खीरी से, जहां पर बीजेपी विधायक अरविंद गिरी के निधन से खाली हुई गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को हराकर अपनी सीट सुरक्षित रखी है। बीजेपी के अमन गिरी ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनय तिवारी को 33,000 से अधिक वोटों से हराया। गोला विधानसभा सीट पर नए विधायक के चुनाव के लिए 3 नवंबर को वोट डाले गए थे और मतदान में 57.35% मतदाताओं ने अपने वोट डाले। बीजेपी की तरफ से अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी मैदान में थे, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने विनय तिवारी को मैदान में उतारा था। इसके अलावा 5 निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में थे। वहीं बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी से हमारे संवाददाता अवध जायसवाल ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा इस दौरान उन्होंने, वो आपको सुनवाते हैं।
अरविंद गिरी जो हैं जिनसे बात करते हैं कि किस तरीके से इस जीत का श्रेय, यानी किस तरीके सर जीत हुई है, बड़ी जीत हुई है, क्या श्रेय देते हैं सर जीत का? सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी को, जी, हमारे पूरी भारतीय जनता पार्टी के पूरे संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करूंगा और पूरे गोला विधानसभा के निवासियों को धन्यवाद। गोला विधानसभा के निवासियों की यानी जो धन्यवाद व्यक्त किया है और उन्होंने कहा है कि जीत का श्रेय पिताजी को जाता है। एक जसवाल न्यूज ऑन इंडिया। उत्तर प्रदेश की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी यूपी की विराट विजय की सभी कर्मठ कार्यकर्ता एवं सम्मानित मतदाताओं को हार्दिक बधाई। ये शानदार जीत डबल इंजन की भाजपा सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों के प्रति अटूट जनविश्वास का प्रतीक है। ये पूरा मैसेज दिया गया, ये ट्वीट किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। वहीं यूपी सहित 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की। इससे पार्टी कार्यकर्ता बेहद उत्साहित। लखनऊ स्थित भाजपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़ते हुए भी जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जनता का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भरोसा कायम है। यूपी सहित अन्य राज्यों में भी विधानसभा उपचुनाव में जीत ये दिखाती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी बड़ी जीत दर्ज कर लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता में वापसी करेगी। वहीं मेरठ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने गोला उपचुनाव में मिली पार्टी की जीत पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये जीत जनता का विश्वास और सम्मान है। बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता जनता के बीच है, जनता के बीच रहकर काम कर रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि इस जीत के बाद विपक्षी दलों के नेता तरह तरह के सवाल खड़ा करेंगे, जबकि उन्हें चाहिए कि वो भी गोला उपचुनाव में जनता के फैसले को स्वीकार करते हुए अपनी कमियों को दुरुस्त करें। नाम आया है और मैं बधाई देता हूं गोला गोकर्णनाथ विधानसभा के सभी सम्मानित मतदाता भाइयों बहनों को कि उन्होंने बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में श्री अरविंद गिरी जी को चुना है। मैं बधाई देता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने पूरी मेहनत करके अपनी बात को नीचे पहुंचाने का काम किया, मतदाताओं से संपर्क करके। और मैं बधाई देता हूं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, जो उपचुनाव में अपने सार्वजनिक कार्यक्रम में सरकार की पूरी रिपोर्ट लेकर जनता के बीच में गए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज उन्नाव सीएमओ से नाराज कहीं ना कहीं नजर आए। दरअसल उन्नाव सीएमओ से डिप्टी सीएम ने पूरा स्पष्टीकरण मांगा है। 3 दिन में पूरे मामले की जांच कर भेजे रिपोर्ट, ऐसा कहना है डिप्टी सीएम का। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का इलाज और पट्टी करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। उन्नाव की बिछिया सीएचसी का ये पूरा मामला सामने आया था। बीजेपी एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज आज बागपत पहुंचे, जहां 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज ने कहा कि 2024 में 80 की 80 सीट बीजेपी ही जीतेगी। वहीं पीएम की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जनता की भलाई के लिए काम कर रही है। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका सम्मान के नारे के साथ देश में काम हो रहा है। सभी समुदाय के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हिंदू मुस्लिम सभी लोगों को फ्री राशन और उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिया जा रहा है। वहीं मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। राष्ट्रीय ब्राह्मण जागरूक महासंघ द्वारा जो है अलंकार प्रतिभाओं को जो सम्मानित किया गया, उसके लिए मैं सबसे पहले पंडित आर.डी. शर्मा जी का और अपने आदेश शर्मा जी को बधाई देता हूँ। जिस तरीके से ये क्षेत्र में प्रदेश में जो काम कर रहे हैं, उस तरीके का काम कोई भी संस्था नहीं कर रही है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उनको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है इस महासंघ द्वारा। इसके लिए मैं बधाई के पात्र मानता हूँ आदेश शर्मा जी और आर.डी. शर्मा जी। 2024 का चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे? 2024 में 80 में से 80 सीट आएंगी, एक भी सीट नहीं बचेगी।
भारतीय जनता पार्टी की, और लगभग 50-100 साल भारतीय जनता पार्टी का राज रहना है। जो भ्रष्टाचारियों ने काम किया 50-75 साल, वो सबके सामने आ रहा है, आपको सबको पता है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ये कह रहे हैं कि जब चुनाव नज़दीक आता है तो जो है हिंदू मुस्लिम की बात होती है, क्या कहेंगे? हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं होती। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ही नारा दिया था प्रधानमंत्री बनने के बाद, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका सम्मान, और उसमें सभी जाति आती है। उनसे ये पूछो कि अगर हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं तो कोरोना काल में राशन बांटा गया, तो उस राशन में किसी समाज के व्यक्ति को छोड़ा गया? अगर मान लिया उज्ज्वला योजना के अंतर्गत अगर किसी को गैस सिलेंडर दिया गया, किसी धर्म के लोग को छोड़ा गया? अगर किसान सम्मान निधि दी गई तो किसी धर्म के लोगों को छोड़ा गया? तो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका सम्मान। ये मुख्तार अंसारी की बेटे गिरफ्तारी हुई है ईडी वाले, क्या कहेंगे? जो करेगा। वहीं मथुरा से सांसद हेमा मालिनी इस बार 8 नवंबर को धवल चांदनी की रात में जवाहर बाग में रास महोत्सव में अपनी कला का प्रदर्शन करेंगी। ये जानकारी खुद हेमा मालिनी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि वो इस बार ब्रज कार्तिक रास महोत्सव के दौरान अपने कला को दिखाने वाली हैं, जिसमें महारास करके वो ब्रज में कान्हा की लीलाओं का मंचन करेंगी, जिसके लिए नाट्य बिहार कला केंद्र मुंबई और संगीत स्वर्गीय रविंद्र जैन की कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। वहीं मुख्य निर्देशक भूषण के साथ कई दर्जन कलाकार मुंबई से इसमें शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सीएम योगी के भी रास महोत्सव में आने की संभावना जताई जा रही है। पहले भी किया है यहाँ पर उसी चीज़ को, लेकिन उसमें 2-3 चीज़ें और भी ऐड किया है। ये राधा कृष्ण का पहली बार एक दूसरे को देखना, फिर छेड़छाड़ जितने हैं राधा और कृष्ण में, वो सब चीज़ें। लेकिन आप देखेंगे कि एक नेचुरल सराउंडिंग्स में जो कथावाचक सुनाते हैं वही चीज़ आपको दिमाग में आएगा कि हाँ ऐसे ही हुआ होगा, वेरी नेचुरल। ये एक स्पेशल प्रोग्राम है, तो मैं वो करने जा रही हूँ। तो मुझे पूरा यकीन है आप लोग आकर देखेंगे और पसंद करेंगे। और रास पूर्णिमा के दिन एक बहुत बड़ा मून भी आएगा कि हमने ऐसा तैयारी की कि आपको लगेगा कि वाह कितना अच्छा है। मैंने राधा रास। वहीं मेरठ के हस्तिनापुर मखदुमपुर गंगा घाट पर कार्तिक पूर्णिमा मेले का उद्घाटन हो गया। सांसद राजेंद्र अग्रवाल और जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी ने पहले फीता काटा और फिर गंगा किनारे विधि विधान से पूजा अर्चना की और मां गंगा में दुग्धाभिषेक भी किया, जिसके बाद हवन पूजन भी किया। बता दें कि मखदुमपुर गंगा घाट पर यह मेला सदियों से लगता आ रहा है। ग्रामीण परिवेश का ये गंगा मेला 8 नवंबर यानी कि कल तक लगेगा, जिसको लेकर की गई तैयारियों का डीएम दीपक मीणा और एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने निरीक्षण किया। मखदुमपुर में जो मेला का आज शुभारंभ हो रहा है, इसमें 6, 7 और 8 तारीख की प्रातःकाल तक काफी अधिक भीड़ भाड़ रहेगी। इस वजह से यहाँ पे जिला पंचायत की तरफ से सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं जगह जगह पे, और जगह जगह वॉच टावर भी खड़े किए गए हैं जहाँ पे पुलिस की व्यवस्था चल रही है। घुड़सवार पुलिस बल भी यहाँ मौजूद है। साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारी जल पुलिस है वही मौजूद है, ताकि कोई अनहोनी या दुर्घटना या फिर डूबने से किसी की कोई जानहानि ना हो। साथ ही साथ यहाँ पे 100 से अधिक पुलिसकर्मी दिन और रात लगातार उपस्थित रहेंगे, जिससे कि मेले का जो सुचारू रूप से चलता रहे। मखदुमपुर में जो मेला का आज शुभारंभ हो रहा है, इसमें 6, 7 और 8 तारीख की प्रातःकाल तक काफी अधिक भीड़ भाड़ रहेगी। इस वजह से यहाँ पे जिला पंचायत की तरफ से सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं जगह जगह पे, और जगह जगह वॉच टावर भी खड़े किए गए हैं जहाँ पे पुलिस की व्यवस्था चल रही है। घुड़सवार पुलिस बल भी यहाँ मौजूद है। साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारी जल पुलिस है वही मौजूद है, ताकि कोई अनहोनी या दुर्घटना या फिर डूबने से किसी की कोई जानहानि ना हो। साथ ही साथ यहाँ पे 100 से अधिक पुलिसकर्मी दिन और रात लगातार उपस्थित रहेंगे, जिससे कि मेले का जो सुचारू रूप से चलता रहे। अब देखिए, इन मेलों का बड़ा जहाँ सांस्कृतिक महत्व है, सभ्यता की दृष्टि से महत्व है, धार्मिक महत्व है, वहाँ पर एक संदेश भी देते हैं। आज जब इस मेले का शुभारंभ किया गया तो गंगा जी में दूध से अभिषेक किया गया, अन्य इसी प्रकार की वस्तुओं को प्रदान की गई। परंतु हम ये भूल जाते हैं बाद में कि जो भगवती गंगा है, जो हमारी माँ है, जो हमारी प्राणदायिनी है, बाद में उसके अंदर पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो गंगा शुद्ध रहे, गंगा पवित्र रहे, गंगा निर्मल रहे। बाकी व्यवस्थाएं सभी सुनिश्चित की गई है, चाहे वो बिजली की हो, पानी की हो, टॉयलेट्स की व्यवस्था हो, पानी को देखते हुए जल पुलिस भी लगाई गई है। तो सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। लोगों ने कुछ भी आगे अभी इनपुट दिया है, उनसे भी इंटरेक्शन किया है, तो और व्यवस्थाओं को जो बेहतर कर सकते हैं उनके बाद उनको भी किया जा रहा है।
बाकी साल व्यवस्था बाद ये मेला दोबारा से आप लोगों के बीच में लौट कर आया है और हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि सभी श्रद्धालुओं को हम जितनी सुविधा दे पाएँ सुविधाएं देंगे। और ऐसा आप देख भी सकते हैं और श्रद्धालु से बात भी कर सकते हैं, आज तक इतनी सुविधाएं नहीं मिली थी। सड़क का प्रस्ताव भी पास है, पैसा भी पास है, बस 1 महीने 2 महीने में काम शुरू। वहीं निकाय चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र देने कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी बुलंदशहर पहुंचे, जहां रास्ते में ही कार्यकर्ताओं ने ग्रेटर नोएडा सीमा स्थित टोल पहुंचकर गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। फूलमाला पहनाकर नसीमुद्दीन सिद्दीकी का जोरदार स्वागत किया गया। प्रांतीय अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी बुलंदशहर पहली बार पहुंचे थे। वहीं सोनभद्र में बालू के खदानों पर डीएम चंद्र विजय सिंह के नेतृत्व में छापेमारी की गई और इस दौरान मौके पर डीएम के साथ में काफी पुलिस बल भी वहां मौजूद रहा। मानकों के विपरीत पोकलेन मशीन से खनन किया जा रहा था। 24 घंटे में शासन के निर्देश पर कमिश्नर विद्यांचल मंडल ने भी इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट मांगी है। तो सोनभद्र में बालू खदानों पर डीएम ने ये छापा मारा है। डीएम वहां मौके पर पहुंचे। न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को सबसे पहले प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई। डीएम चंद्र विजय सिंह के नेतृत्व में ये छापेमारी की गई है कई खदानों पर और भारी संख्या में इस दौरान वहां पर पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। तो न्यूज़ वन इंडिया ने ये इस खबर को सबसे पहले प्रमुखता के साथ दिखाया था। मानकों के विपरीत ये खनन हो रहा था और न्यूज़ इंडिया ने खबर दिखाया और तुरंत इसका असर भी देखने को मिला है। जब डीएम वहां मौके पर पहुंचे तो पोकलेन मशीन से बालू का खनन वहां पर हो रहा था, जिसके बाद मशीन को भी जब्त किया गया और बड़ी कार्रवाई की गई। कमिश्नर विद्यांचल मंडल ने भी अवैध खनन की पूरी रिपोर्ट इस वक्त मांगी है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में राघव राम सेवा संस्थान द्वारा रजाई वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान प्राथमिक विद्यालय, हेल्थ एटीएम सहित कई करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद और सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह समेत बीजेपी के कई गणमान्य नेता व विधायक मौजूद रहे। जितेंद्र प्रसाद और केसरगंज के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने रजाई वितरण कार्यक्रम की शुरुआत एक विकलांग व्यक्ति को देकर की। लगभग 8000 लोगों को रजाई वितरित की गई। इसके बाद राघव राम सेवा संस्थान द्वारा गोद लिए गए प्राथमिक विद्यालय देवी पाटन का उद्घाटन किया। इस प्राथमिक विद्यालय के निर्माण में लगभग 125 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस दौरान जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि गोला उपचुनाव का परिणाम आया, बीजेपी के पक्ष में आया। केंद्र और प्रदेश सरकार के कार्यों पर जनता ने मोहर लगाई। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की गोला उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत साफ दर्शाता है। 8.5 मुख्यमंत्री जी का, उत्तर प्रदेश में योगी जी का 5.5 वर्ष के कार्यकाल की जनता के प्रति जो कार्य किए हैं और जनता का जो आशीर्वाद मिला है और आने वाले समय में 2024 का लोकसभा चुनाव है, ये उसका आगाज है और ये स्पष्ट करता है कि पूर्ण बहुमत से फिर से एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का परचम देश में लहराएगा। चुनाव में उद्देश्य होता है नर सेवा नारायण सेवा। मेरी माता पिता की पुण्यतिथि, उन्हीं की याद में आज प्राइमरी स्कूल जो 1.25 करोड़ की लागत से गोद लिया गया, उसमें गरीब के बच्चों को उच्च तकनीक की शिक्षा मिलेगी। स्मार्ट क्लास चलाए जाएंगे। 8000 गरीब को ठंड से बचने के लिए रजाई वितरित की गई और 2 हेल्थ एटीएम आज दिया गया स्वास्थ्य विभाग को, जिससे गरीबों का इलाज कराने में सुविधा होगी। वहीं गाजियाबाद में बीते दिनों गरिमा गार्डन में हो रहे अवैध निर्माण के चलते एक मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया था। दरअसल सोसाइटी बनाने के लिए बेसमेंट की खुदाई की जा रही थी, लेकिन ऐसे में मानकों को पूरा ना कर नियमों के साथ खिलवाड़ किया गया और लापरवाही का नतीजा था कि एक मकान ढह गया। तो वहीं कई मकान अभी भी गंभीर हालत में हैं, जो कभी भी गिर सकते हैं, जिसके बाद निर्माण कर रहे बिल्डरों ने उन लोगों को रहने के लिए आशियाना देने के नाम पर शालीमार सिटी में फ्लैट देने की बात कही, लेकिन पीड़ितों को दिए गए समझौते में किसी भी सोसाइटी और फ्लैट नंबर की कोई जानकारी तक नहीं दी गई, जिसके बाद पीड़ित देर रात शालीमार सिटी सोसाइटी में पहुंचे और वहां रहने वाले लोगों और पीड़ितों के बीच हंगामा होना शुरू हुआ।
जिससे तनाव की स्थिति भी बन गई। हालांकि पुलिस पहुंची और मामले को शांत कराया। और इसी के साथ फिलहाल उत्तर प्रदेश विशेष में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।